वो बहुत खूबसूरत सुबह थी। कबीर दादा 9:30 बजे जागा करता था, मगर तनावुश ने नमाज पढ़कर ही उसके साथ अटकेलियां शुरू कर दी। 2-3 दफा तो उसने सोने दो यार कहकर तनावुश की पेशकदमी और जारहियत को रोकना चाहा, मगर फिर हथियार डाल दिए। वो एक लाडली महबूबा की तरह उसे छेड़ती रही। तंग आकर वो उसकी जानिब करवट लेकर पूछने लगा, अब क्या मसला है? वो बोली, कुछ भी नहीं, बस बोर हो रही हूँ, सोचा थोड़ी बातें कर लें। कबीर बोला, तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि मैं इस वक्त सोता हूँ। वो बोली, रात आपको 10 बजे सुला दिया था, मैं उसके बाद भी काफी देर जागती रही और अब भी आपसे काफी पहले जागी हूँ। आपकी नींद अभी तक पूरी नहीं हुई। कबीर बोला, क्योंकि मैंने सारा दिन मसरूफ रहना होता है, जबकि तुम मेरे जाते ही सो सकती हो। तनावुश ने मुंह बसोरा। बोली, हाँ, जैसे आपकी गैर मौजूदगी में मुझे नींद आ जाती है ना। कबीर दादा बेसाख्ता पूछ बैठा, क्यों नहीं आती? वो शर्मा गई, पता नहीं। कबीर दादा ने उसे छेड़ा, झूठी, कल जब मैं लौटा तो तुम बेखबर सो रही थी। तनावुश का नकरई कहकहा गूंजा। तौबा है, ये लड़का भी कितनी छोटी छोटी बातें गिनता है। कबीर दादा ने खफगी जाहिर की, फिर वही बदतमीजी। वो बोली, बदतमीजी नहीं करती, जो महसूस होता है कह देती हूँ। वो उसकी नाक को पकड़कर मरोड़ने लगी। कबीर बोला, किसी दिन इतनी मार खाओगी कि सारी शरारतें भूल जाएंगी। उसने शोख नजरें घुमाकर शरारती लहजे में पूछा, अच्छा कितनी? कबीर बोला, वक्त आने पर पता चल जाएगा। वो बोली, झूठा, और हंसते हुए उसके पेट में गुदगुदी करने लगी। कबीर दादा भी बेख्तियार हंस पड़ा और फिर उसे मालूम ही ना हुआ उसकी खट्टी मीठी नोक झोंक में घड़ी की सुइयां 10 का हिंसा उबूर करके आगे बढ़ गई थी। तनावुश की बातें खत्म होने में ही नहीं आ रही थी और कबीर दादा जैसे खामोश तबा ने भी जाने इतनी बातें कैसे कर ली, और अब भी उसका जी नहीं भरा था। किसी का साथ इतना खुशकुन, इतना लज्जत भरा, इतना पुरलुत्फ भी हो सकता था, ये उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। खुद पर जबर करके वो बोला, अच्छा नाश्ता लाओ ना, फिर जाना भी है। तनावुश बोली, आज ना जाए ना, थोड़ी देर और गपशप करके इकट्ठे बाहर जाएंगे, खाना भी बाहर खाएंगे, फिर मुझे शॉपिंग के लिए जाना है। मुझे बहुत सा मेकअप का सामान और कपड़े खरीदने हैं ताकि मैं रोजाना सजी संवरी आपकी आमद का इंतजार किया करूं। कबीर बोला, तुम मेकअप के बगैर ही ठीक लगती हो। वो तुनक्कर बोली, नहीं लगती ठीक, अगर लगती तो कल वो परकटी कबूतरी यहाँ ना आई होती। कबीर दादा हंसा, बोला, तो तुम्हारा ख्याल है वो इसलिए आई थी कि तुम मेकअप नहीं करती? वो हट धर्मी से बोली, हाँ, मैं आपको अच्छी लगना चाहती हूँ ना, खूबसूरत लगना चाहती हूँ, इतनी प्यारी कि आप मेरे अलावा किसी की तरफ देखें भी नहीं। कबीर बोला, है ना बेवकूफ, प्यारा लगना सजने संवरने के मरहून मिन्नत नहीं होता। वो बोली, आपने शॉपिंग पर ले जाना है या नहीं? कबीर बोला, मुझे काम है, तुम ड्राइवर को साथ लेकर शॉपिंग कराना। वो हट धर्मी से बोली, आपके अलावा किसी के साथ नहीं जा सकती। कबीर बोला, खैर मैं नहीं जा सकता। हतमी अंदाज में कहते हुए वो बिस्तर छोड़कर गुस्ल खाने की तरफ बढ़ गया। अभी तक अपनी इज्जत गंवाने का हौसला उसमें नहीं आया था। यूं उसके साथ बाजार में फिरने की खबर पर पाशा ने तो आसमान सर पर उठाना था ही, बाकी आदमियों को भी हंसने का मौका हाथ आ जाता। इतनी सूझबूझ बहरहाल उसमें मौजूद थी, इसलिए उसने तनावुश की मोहब्बत के जवाब में एतराफ मोहब्बत नहीं किया था कि फिर उसकी फरमाइशें और ज्यादा बढ़ जानी थी। जरा सी तवज्जो देने ही पर उसकी जारहियत और नखरे इतने बढ़ गए थे, तो एतराफ मोहब्बत के बाद तो वो काबू ही में ना आती। वो जितनी मासूम और सादा नजर आती थी उतनी थी नहीं। पाशा के बकौल वो 420 उसे उंगलियों पर नचाएगी और उसे यही महसूस हो रहा था। कबीर दादा की तरफ से जरा सी ढील मिलने पर वो अच्छी खासी सर पर सवार हो गई थी। यही वजह थी कि उसने सुबह सवेरे ही उसे जगा दिया था और फिर यूं ही लेटे लेटे दिन भर का प्रोग्राम भी तरतीब दे दिया था। गोया कबीर दादा फारिग ही तो बैठा था। कहते हैं मोहब्बत में कई मराहिल आते हैं, जिनमें आखिरी मरहला होशो हवास खो देने का होता है, और कबीर दादा फिलहाल होशो हवास से बेगाना होने के मरहले तक नहीं पहुंचा था, क्योंकि अपना अच्छा बुरा अभी तक उसकी समझ में आ रहा था। वो नाराजी भरी नजरों से उसे जाता देखती रही। कबीर दादा के गुस्ल खाने में घुसते ही उसने एक गहरा सांस लिया और बेड से उठकर ड्रेसिंग रूम में घुस गई। कबीर दादा के पहनने के लिए उसने सूट अलमारी से निकालकर बाहर लटकाया और बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गई। कबीर दादा के तैयार होने तक वो नाश्ता ले आई थी। उसे मुसलसल खामोश पाकर कबीर दादा पूछे बिना नहीं रह पाया था। लगता है एमुनेशन खत्म हो गया है, जो क्लाशनकोफ की तरह तड़तड़ करती जबान चुप है। वो दुखी लहजे में बोली, आपकी तो शान में फर्क आ जाएगा ना मुझे शॉपिंग पर ले जाते हुए। कबीर दादा ने इकरार में गर्दन हिला दी, बिल्कुल। वो फिर मुंह फुलाकर खामोश हो गई। नाश्ते से फारिग होकर वो उसकी टाई बांधने लगी। ऐसा करते हुए ना तो वो कबीर दादा से आंखें मिला रही थी और ना चेहरे पर हंसी ही की कोई रमक मौजूद थी। उसका नाराजी से फूला हुआ चेहरा देखकर कबीर दादा मुस्कुराने लगा था। अचानक उसके दिल में शिद्दत से ख्वाहिश जागी कि अपने सारे काम मुलतवी करके तनावुश को शॉपिंग पर ले जाए। कितनी मासूमियत और चाहत से कह रही थी कि आपके लिए सजा संवरा करूंगी।
यकीनन निग्गी की भरपूर सजावट और मेकअप देखकर उसे भी उसी की तरह सजने का शौक चुराया था। अगर सादगी में इसका ये हाल है तो सजने संवरने के बाद तो कुछ सोचने के काबिल ही नहीं छोड़ेगी। ना चाहते हुए भी वो उसके मुताल्लिक, उसकी बातों के मुताल्लिक सोचने लगता। टाई बांधकर वो हस्बे मामूल मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ा कर उस पर फूंकने लगी। वो बोला, अब जाऊं, जल्दी आना, आहिस्ता लहजे में कहकर वो पीछे हट गई। उसका दुखी लहजा सुनकर कबीर दादा को कुछ होने लगा। एकदम उससे रुख फेरते हुए वो लंबे डग भरता हुआ बाहर की तरफ बढ़ गया। कार में बैठकर भी उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा था। वो जादूगरनी उसके आसाब पर सवार होने लगी थी। खुफिया अड्डे पर पहुंचे उसे थोड़ी ही देर हुई थी कि तनावुश की कॉल आने लगी। वो चाहकर भी उसकी कॉल को नजरअंदाज न कर सका। जी, उसने लहजे में बेएतनाई समोने की पूरी कोशिश की थी। वो बोली, अम्मी जान की तबीयत खराब है, अगर इजाजत हो तो घर से हो आऊं। वो बोला, चली जाओ, बल्कि ऐसा है 1-2 दिन उनके पास ही गुजार लो। कबीर दादा उसे एहसास दिलाना चाहता था कि उसे तनावुश की उतनी भी जरूरत नहीं है। वो फौरन बोली, माँ मैं लौट आऊंगी ना, माँ जी की तबीयत इतनी ज्यादा भी खराब नहीं है और फिर आपको भी थोड़ा मसला बनेगा। वो बेपरवाही से बोला, मुझे क्या मसला बनेगा, छोटा बच्चा तो नहीं हूं, तुमसे पहले भी तो जिंदगी गुजर ही रही थी। उसकी बेअतनाई पर वो जैसे बुझ सी गई, बोली, अच्छा ठीक है। कबीर दादा उसकी जानिब से किसी शोख और शरारती फिक्रे की तवक्को किए बैठा था। उसका उदासी भरा लहजा उसे दुखी कर गया। वो बात जारी रखते हुए बोला, और हाँ, अलमारी की चाबी याद से तपाई पर रख देना। वो बोली, जी नहीं, एक बोतल निकाल कर रैक पर रख कर जाऊंगी, दूसरी बोतल कल दोबारा आकर निकाल कर फिर लौट जाऊंगी। उसके लहजे की शोखी लौट आई थी। इत्मीनान भरा गहरा सांस लेते हुए वो बोला, जानती हो मैं तुम्हें मिस मुसीबत क्यों कहता हूँ? वो बोली, इसलिए कि मैं हूं ही मुसीबत। उसके नकरई कहकहे ने कबीर दादा की समातों में रस खोला। उसके होंठों पर भी तबस्सुम नमदार हुआ। बोला, शुक्र है, तुम्हें इतना तो मालूम है। वो ना उससे बोली, नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं, मैं बहुत प्यारी, खूबसूरत और अच्छी लड़की हूँ और ऐसा ही सब समझते हैं। वो बोला, ऐसा समझने वालों में कम से कम मैं शामिल नहीं हूँ। वो फहमाशी लहजे में बोली, झूठ बोलने से अल्लाह पाक नाराज होते हैं। कबीर इस्तेज़ाई अंदाज में बोला, मेरे बाकी काम तो अल्लाह मियाँ को बहुत राजी करने वाले हैं ना। वो जल्दी से बोली, परेशान क्यों होते हैं, तौबा का दरवाजा तो हर वक्त खुला है। कबीर बोला, घर जाने की इजाजत लेने को फोन किया था या गप्पे हाँकने को? खुद तो फारिग होती हो, किसी दूसरे को काम करने दिया करो। वो बोली, फारिग नहीं होती जनाब, पढ़ाई कर रही थी, इम्तिहान सर पर है। कबीर बोला, जो करना है करो, लेकिन मेरी जान बख्शी करो। न चाहते हुए भी वो बात को तूल दे रहा था। तनावुश की बातों से न जाने क्यों उसे सेरी नहीं होती थी। उसकी चंद मिनट की गुफ्तगू ने जैसे उसे ताजा दम कर दिया था। वो बोली, अच्छा ठीक है, अपना काम करें, दिन का खाना याद से खा लेना और रात को जल्दी सो जाना। एक बोतल बाहर रख जाऊंगी, उसी पर इक्तिफा करना। ये न हो कल की तरह 2-3 बोतलें और मंगवा लें। मैं राहत खाला से पूछूंगी, अगर ऐसा किया ना तो जितनी बोतलें मंगवाएंगे उतने दिन बगैर पिए गुजारना पड़ेगा। कबीर बोला, तुमने कुछ ज्यादा परपुर्जे निकालने शुरू नहीं कर दिए? वो बोली, जी नहीं, मुझे तो बस आपकी सेहत का ही ख्याल रहता है। कबीर बोला, मैं खुद भी रख सकता हूँ, तुम्हें बड़ी अम्मा बनने की जरूरत नहीं। वो बोली, पता है जब आप गुस्सा करते हैं ना। फिक्रा अधूरा छोड़ते हुए उसने जोरदार कहका लगाया। न चाहते हुए भी कबीर दादा के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हो गई। वो बोला, अच्छा माँ के पास जा रही हो, शायद इलाज वगैरह के लिए पैसों की जरूरत पड़े, इसलिए कुछ रकम साथ लेती जाना। तनावुश बोली, मोबाइल फोन में इजी लोड करवाने के लिए तो 50 रुपए है नहीं, आपसे बात करने के लिए भी कंपनी से उधार लिया हुआ है। माँ के पास कौन से चेक लेकर जाऊंगी? वो शरारती अंदाज में हंसी। कबीर दादा को उसके लहजे में तंज, गिले या इस्तेहजा की हल्की सी आमेजिश भी दिखाई न दी। उसके बावजूद वो खफीफ हो गया। बोला, ख्वाबगाह की दाईं दीवार में जो शेर की तस्वीर लगी है उसके नीचे एक तिजोरी मौजूद है जिसके ताले का नंबर 302302 है। तिजोरी खोलकर जितनी रकम चाहिए हो निकाल लो। उसने दिलचस्पी से पूछा, मतलब 2 दफा 302? आपकी कार का नंबर भी यही है ना? कबीर को उसका मुशाहिदा काफी गहरा लगा। बोला, हाँ, और अब मुझे कुछ काम करने दो, खुदा हाफिज। ये कहते ही उसने तनावुश का जवाब सुने बगैर राब्ता मुनक़ता कर दिया। गुज़श्ता कल वो काफी जरूरी काम निपटा चुका था और आज उसका इरादा जल्दी घर लौटने का था, मगर तनावुश के घर चले जाने के बाद उसका दिल ही नहीं कर रहा था घर लौटने का। दोपहर को उसने पाशा को कॉल करके अपने पास बुला लिया था। थोड़ी देर बाद वो उसके सामने बैठा हुआ था। पाशा साहब, क्या हो रहा है? वो बोला, वही रोजमर्रा के काम। कबीर ने इश्तियाक से पूछा, निग्गी से मुलाकात हुई थी? पाशा ने मुंह बनाते हुए कहा, आपका क्या ख्याल है, मैं इतना बच्चा हूं कि जो उसके झूठ पर एतबार कर लूंगा? वैसे भी मुझे अजीम से रात 9:15 बजे ही इत्तला मिल गई थी कि निग्गी वापस चली गई है। कबीर दादा बेजारी से बोला, ये उल्लू के पट्टे मेरे मुलाजिम हैं या तुम्हारे? पाशा ने कहा,
उन गरीबों को असल बात मालूम ही नहीं है तो क्या राजदारी रखते। कबीर दादा ने कुर्सी की पुश्त से टेक लगाते कुर्सी को अकबी दीवार की जानिब घुमाया और अकब में मौजूद खिड़की पर दोनों पांव रखते हुए इकरार किया, पाशा, तनावुश के बारे में तुम्हारा अंदाजा ठीक था। पाशा के चेहरे पर हैरानी उभरी। क्या कह रहे हैं दादा? कबीर बोला, सच कह रहा हूं यार, वो लड़की बुरी तरह मेरे आसाब पर सवार हो चुकी है। अब उसके बगैर मेरा वक्त नहीं गुजरता। घर से निकलते ही वापसी के पल शुमारना शुरू हो जाता हूँ। पास होती है तो उसकी आवाज के अलावा कुछ सुनाई नहीं देता। दूर जाती है तो उसकी सूरत नजरों में घूमती रहती है। हंसती है तो मेरा दिल खिल उठता है। उदास हो तो बेचैन हो जाता हूँ। अपने हाथों से खाना खिलाती है। मेरे जूते जुराबें वही उतारती है। टाई भी वही बांधती है। क्या पहनूंगा ये वो तय करती है। घर से निकलते वक्त पता नहीं कौन कौन सी दुआएं पढ़कर मुझ पर फूंकती रहती है। दरवाजे तक अलविदा करने आती है। वापसी पर दरवाजे पर ही मिलती है। और तुम जानते हो कि मैं रात को 3-4 बोतलें शराब की पी जाता था। अब एक बोतल से ज्यादा नहीं पीने देती। कभी कभी एक बोतल भी पूरी नहीं पीने देती और मैं उसकी हर बात मानता चला जाता हूँ। कभी बेजारी या गुस्से का इजहार करूं भी सही तो मेरे गुस्से को बिल्कुल खातिर में नहीं लाती। मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। वो पाशा की तरफ मुड़ा। पाशा, मैं बर वक्त अंदाजा नहीं कर पा रहा यार। मेरे गुमान में भी नहीं था कि वो छिछुंदर की तरह मेरे गले में अटक जाएगी। पाशा के गले से फंसी फंसी आवाज बरामद हुई। आप मुझे डरा रहे हैं या मजाक उड़ा रहे हैं? कबीर बोला, मजाक तो मेरी जिंदगी बनने वाली है भाई। अगर इसका कोई मुनासिब हल ना सोचा गया तो मैं तो गया काम से। पाशा बोला, मुश्किल क्या है दादा, कुछ दे दिलाकर तलाक दो और निकाल बाहर करो डाइन को अपनी जिंदगी से। कबीर बोला, इतना आसान होता तो मैं तुम्हारे सामने बेबसी का इजहार करता। मालूम है कल रात निग्गी की आमद पर मैंने उसे कहा कि वो दूसरे कमरे में चली जाए, मैं निग्गी के साथ रात गुजारूंगा। यकीन मानो वो बगैर कोई तकरार किए दरवाजे की जानिब चल पड़ी और दरवाजे पर रुककर उसने आंखों में आंसू भर कर मेरी जानिब देखा और बाहर निकल गई। उसके बाद मेरे हवासों ने काम करना छोड़ दिया। तमाम शौक और दिलचस्पियां मुझे भूल गईं। बस याद था तो इतना कि उसकी आंखों में आंसू हैं। मैंने फौरन निग्गी को चलता किया और उसे वापस बुलाकर गोया ये एतराफ कर लिया कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। वो ये बात अच्छी तरह जान चुकी है। मेरे इजहार मोहब्बत न करने के बावजूद उसे मालूम हो गया है कि वो मेरी कमजोरी बन चुकी है। पाशा शाकी हुआ, बोला, मैं आपको पहले से मुतनब्बे कर चुका था दादा। कबीर दादा ने नफी में सर हिलाया, बोला, नहीं, सच तो यह है कि वो मुझे पहली नजर में ही असीर कर चुकी थी। बस मुझे ही ये समझने में थोड़ी देर हो गई। पहली बार मुझे वो उस वक्त नजर आई जब मैंने जस्टिस जहीर अमजद को एक होटल से बाहर रोका। वो एक जानिब खड़ी हमारी गुफ्तगू सुन रही थी। कॉलेज के कपड़ों में मलबूस वो लड़की मुझे बहुत अजीब लगी और उस वक्त मेरी हैरानी की इंतहा न रही जब वो मेरी कोठी पर पहुंच गई। अजीम जैसे तेज और चालाक आदमी को उल्लू बनाकर मुझे ख्वाबगाह से बुलवा लिया। उस वक्त मुझे थोड़ा सा शुबा हुआ कि शायद वो जस्टिस जहीर अमजद की तरफ से भेजी गई है, मगर जब उसने अपना तारुफ करवाया तो पता चला कि मामला कुछ और है। उसे एक सड़क छाप गुंडे से भाई की मौत का बदला लेना था और फिर उसने खुद को बतौर रिश्वत पेश किया। बस शर्त ये रखी कि मुझे उसे निकाह पढ़ाकर घर लाना होगा। मुझे मालूम नहीं कि मैं क्यों उसकी सारी शराइत मानता गया। अब मालूम हो रहा है कि वो उसी वक्त मेरे दिल में उतर चुकी थी। बज़ाहिर मैं एक खूबसूरत और पुरकशिश लड़की को चंद दिन अपने बिस्तर की जीनत बनाने के लिए घर ला रहा था, मगर दर हकीकत मेरे दिल ने मुझे धोखा दिया और अब मैं समझा हूं तो काफी देर हो चुकी है। पाशा बोला, दादा, मैं जानता हूं कि आपके तजुर्बे और समझदारी के सामने मेरी हैसियत एक बच्चे से बढ़कर नहीं, लेकिन औरत के मामले में आप उतना नहीं जानते क्योंकि इससे पहले आपका वास्ता ही ऐसी लड़की से नहीं पड़ा। अलबत्ता मैं जानता हूं इन औरतों की चालों, ढकोसलों और मक्कारियों को। ये डाइन बस अपना फायदा देखकर आपको चिमटी है। इस कमीनी का मोहब्बत जताना, चाहत का इजहार करना, खिदमतों से मुतासिर करना, आपकी जरूरियात का ख्याल रखना वगैरह तमाम अय्याशी की जिंदगी के हुसूल की कोशिश है। मैं मानता हूं कि आप खूबसूरत हैं और औरत जात के लिए कशिश रखते हैं, मगर आपसे आधी उम्र की डाइन का यूं एकदम आपकी मोहब्बत में मुब्तला हो जाना कोई चाल तो हो सकती है, मोहब्बत नहीं। कबीर दादा ने उसे डांटा, कितनी बार कहा है कि उसके लिए यूं घटिया अल्फाज इस्तेमाल मत किया करो। पाशा बोला, सॉरी, लेकिन उसका नदामत जाहिर करना बिल्कुल मसनूई था। कबीर बोला, काश मैं तुम्हारे अंदाजे को सही मान सकता। उसके लहजे में शामिल बेबसी पाशा को परेशान कर गई। उसने पूछा, अच्छा आप चाहते क्या हैं? कबीर बोला, उसको खुश देखना चाहता हूँ, हंसता मुस्कुराता और कह कहे लगाते देखना चाहता हूँ। दुनिया की तमाम नेमतें उसके कदमों में ढेर कर देना चाहता हूँ और जो वो चाहती है वही चाहता हूँ। और पता है, आज मैंने उसे ख्वाबगाह में मौजूद तिजोरी का नंबर भी बता दिया है कि उसे जितनी रकम चाहिए हो वो वहां से ले लिया करे। हालांकि तिजोरी के बारे में आज तक मैंने तुम्हारे अलावा किसी पर एतबार नहीं किया। पाशा बोला, दादा, आपको मालूम है कि औरत जात अपना मकसद पूरा करने के बाद किस तरह मर्द के पांव से जमीन खींचती है।
उस वक्त वो न जीने के काबिल रहता है न मरने जोगा। और याद रखना, जल्दी आपकी तिजोरी को उसने खाली कर देना है। खुदारा उस वक्त मुझे मूरद इल्जाम न ठहरा देना कि पाशा ने आपकी तिजोरी खाली की है। कबीर बोला, वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। धोखा देना तो उस मासूम को आता ही नहीं। यकीनन मैंने उसकी आंखों में मोहब्बत और चाहत के अलावा कुछ नहीं देखा। उसकी हर अदा, हर अमल चीख चीख कर उसके दिल में छुपी मोहब्बत का ऐलान करता है। पाशा ने दरियाफ्त किया, अगर वो डायन, मेरा मतलब डायन भाभी, खुद हंसी खुशी आपको छोड़कर चली जाए। उसे खुशमगी नजरों से घूरते हुए कबीर दादा ने कहा, अगर ऐसा हो जाए तो मुंह मांगा इनाम दूंगा। पाशा ने कहा, याद रखना, मुकरने नहीं दूंगा। कबीर बोला, वादा रहा, मगर ये ख्याल रहे उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। उसे जरा सी खराश लगना भी मुझे गवारा नहीं। पाशा बोला, मगर मुझे यकीन है कि कमीनी भाभी को आपकी मौत से भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उल्टा तरका मिलने की खुशी में नाचती फिरेगी। कबीर बोला, बस उसका ये रूप मुझ पर आश्कार कर दो। जितनी रकम खर्च होती है परवाह नहीं। दौलत, बंगला, कारें, जो चीजें उसे चाहिए दे दो। बस वो मुझे खुदा कर सिर्फ इतना कह दे कि मुझे तलाक चाहिए। उसकी आंखों में मौजूद हल्की सी नदामत से मुझे सुकून मिलेगा। उसके बाद तुम उसे किसी दूसरे शहर में मुंतकिल करवा देना ताकि वो नौशाद अफरीदी वगैरह की इंतकामी कार्रवाई से बच जाए। पाशा इत्मीनान भरे यकीन से बोला, आप फिक्र ही न करें, बस चंद दिन दें, मुझे यकीन है वो मिन्नत करके अपनी जान छुड़वाएगी। कबीर दादा आंखें बंद करके वो फिक्र तसव्वुर की आंख में लाने लगा जो तनावुश ने उसे जान छुड़ाने के ज़िम्न में बोलने थे। अगर पाशा के तई वो इतनी ही चालाक और मक्कार थी तो लाजिमन अपने अमल की तौजीह उसके पास मौजूद होती, मगर कोशिश के बावजूद उसे तनावुश के मुंह से कोई ऐसा फिक्रा अदा होता दिखाई न दिया। वो पहले की तरह शोखी और शरारत भरे अंदाज में उसका साथ मांगने पर मुसिर नजर आई। उसे ख्यालों में गुम पाकर पाशा खामोशी से उठकर बाहर निकल गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।